दोस्तों स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिक्स के नाम से। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम ईंधन एवं दहन है यानी कि फ्यूल एंड कंबस्शन है। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इसके पहले के जितने भी हमारे चैप्टर थे, जैसे कि हमारा चैप्टर हुआ इसका जो फर्स्ट चैप्टर था ऊर्जा के स्रोत, और बाकी जो मशीन के अंग के चैप्टर थे यानी कि मशीन कंपोनेंट के सारे चैप्टर थे हमने कवर कर लिया है। नकल जोड़ हुआ या फिर कह सकते हैं पिन कटर नकल जोड़ हुआ या फिर बियरिंग हुई या फिर क्या कह सकते हैं स्प्रिंग। तो सारे चैप्टर जितने थे हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ईंधन एवं दहन के चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हम देखने वाले हैं, जो हमारे इस बोर्ड एग्ज़ाम क्या कहते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो आपका जो इस बार पेपर होगा ऑनलाइन मोड में होगा और क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाने वाले हैं बहुविकल्पी टाइप पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसीलिए वीडियो जितने भी इस सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को मिस ना करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि रासायनिक ईंधन के मुख्य तत्व होते हैं। और आपको वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बताते चलें कि यदि आप तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है अपने इस चैनल पर देते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्या है कि रासायनिक ईंधन के मुख्य तत्व होते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे ईंधन और दहन की बात किया गया है। तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं ईंधन और दहन के बारे में कि क्या होता है हमारा। देखिए जो हमारे पदार्थ होते हैं जैसे कि जलने वाले जो पदार्थ होते हैं तो उनको जब हम जलाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। यानी ईंधन को जो हम जलाने की क्रिया करते हैं वो हमारा दहन कहलाता है। ईंधन जैसे जो हमारा ईंधन होता है जैसे लकड़ी हुई या फिर कह सकते हो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब ईंधन मतलब ये सब दहन है, क्या कहते हैं ईंधन है। तो इनको अब यदि जलाएंगे तो क्या कहलाएगी, हमारी क्रिया दहन कहलाएगी। तो ईंधन और दहन के बारे में आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा ईंधन और दहन के चैप्टर को। तो इसलिए ज़्यादा हम इसमें नहीं बताएंगे। तो बढ़ते हैं केवल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है कि रासायनिक ईंधन के मुख्य तत्व होते हैं। तो जो हमारा रासायनिक ईंधन होता है उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारा रासायनिक ईंधन होता है उसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन जो होता है उनके मुख्य तत्व होते हैं। रासायनिक ईंधन के जो मुख्य तत्व होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। राख तथा उड़नशील पदार्थ नहीं होते हैं और सल्फर तथा नाइट्रोजन भी नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रासायनिक ईंधन के जो मुख्य तत्व होते हैं हमारे कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि ईंधन का दहन है। तो जो हमारा ईंधन है उसका दहन है क्या, किस प्रकार के। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर क्रिया दिया गया है, द्रुत रासायनिक क्रिया है, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कह रहा है कि ईंधन का दहन है, मतलब इसमें कौन सी क्रिया ईंधन का दहन है। तो यहाँ पे जो द्रुत रासायनिक क्रिया है वो ईंधन का दहन है। बाकी ये न्यूक्लियर क्रिया और दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं, ये फिर अलग चीज़ है। क्योंकि न्यूक्लियर जो क्रिया होती है वो ईंधन में नहीं होती, नाभिकीय दहन में होती है। तो यहाँ पे ईंधन का दहन पूछा गया था, तो इसीलिए यहाँ पे द्रुत रासायनिक क्रिया जो हो जाएगी ईंधन का दहन हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे कि 1 मिनट दिखाते हैं आपको कि दहन क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए जो हमारी दहन क्रिया होती है यानी कि वो किसी ईंधन को जलाना उसमें मतलब क्रिया को संपन्न करने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। तो ज्वलनशील पदार्थ, प्रज्वलन ताप, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन पे टिक लगा सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा बचा दिया गया क्वेश्चन को इस प्रकार से कि ज्वलनशील पदार्थ, प्रज्वलन ताप, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ है तो ये भी क्रिया में क्या करते हैं, क्रिया को संपन्न करने में मदद करते हैं। हमारा जो ज्वलनशील पदार्थ होता है क्रिया को संपन्न करने में मदद करता है। और प्रज्वलन तापमान भी जो होता है ये भी क्रिया को संपन्न करने में मदद करता है। ऑक्सीजन भी हमारा मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसीलिए तीनों चीज़ें
ईंधन के दहन को संपन्न करने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए क्या है कि प्राकृतिक ठोस ईंधन है। तो देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक ठोस ईंधन होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि चारकोल, कोक, एंथ्रासाइड, चुरूड़ित कोयला। तो देखिए यहाँ पे जो एंथ्रासाइड होता है वो हमारा प्राकृतिक ठोस ईंधन है। ये सारे जितने दिए गए हैं सारे ठोस ईंधन है, पर यहाँ पे प्राकृतिक की बात क्या है, तो यहाँ पे एंथ्रासाइड हो जाएगा। यहाँ पे चारकोल है भी मानव द्वारा निर्मित है, कोक वाला भी मानव द्वारा निर्मित है, और चुरूड़ित कोयला भी मानव द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे केवल एंथ्रासाइड एक ऐसा कोयला है, एक एंथ्रासाइड एक ऐसा ईंधन है जो हमारा क्या है, ठोस ईंधन है। तो बाकी यहाँ पे देखिए सब कोयले के नाम दिए गए हैं। तो बाकी और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या है कि प्राकृतिक द्रव ईंधन है। तो देखिए जो प्राकृतिक द्रव ईंधन होता है, यहाँ पे डीजल, पेट्रोल, खनिज तेल, टार सारे द्रव ईंधन दिए गए हैं, पर यहाँ पे प्राकृतिक के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जो खनिज तेल होता है जिसे हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्राकृतिक ईंधन हो जाता है। बाकी यहाँ डीजल को तो हम बनाते हैं, मतलब फ़िल्टर करके बनाते हैं। पेट्रोल को भी फ़िल्टर करके बनाते हैं, डीजल को भी फ़िल्टर करके बनाते हैं, पेट्रोल को भी, और टार को भी फ़िल्टर करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। इन्हीं खनिज तेलों से हम इनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो खनिज तेल होगा यहाँ पे प्राकृतिक द्रव ईंधन हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या है कि प्राकृतिक गैस ईंधन है। तो देखिए जो प्राकृतिक गैस ईंधन होता है हमारा, इसमें हमको बताना है कौन सा है। तो कोल गैस है यहाँ पे, और प्रोड्यूसर गैस है, और ब्लास्ट फिनेंस गैस है, और यहाँ पे मीथेन गैस है। देखिए जो हमारा प्राकृतिक गैस होता है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन से नज़र आ रहा होगा कि मीथेन जो होता है वो प्राकृतिक गैस है। क्योंकि कोल गैस जो होता है हम बनाते हैं, इसको भी ब्लास्ट फिनेंस गैस, इसको भी मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, और प्रोड्यूसर गैस को भी हम मानव द्वारा निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे कोल गैस, ब्लास्ट फाइनेंस गैस और प्रोड्यूसर गैस, ये तीनों मानव द्वारा निर्मित गैस हैं। और बाकी यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है यहाँ पे मीथेन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होना है 90 मिनट में देना है आपको, और कितने क्वेश्चन देने हैं, सॉल्व करने हैं 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने कितने, 90 मिनट में। तो इतना आसान नहीं है कि मतलब टाइम लेगा। मतलब क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन का जो वो होगा टाइप बहुत आसान होगा। अगर आसान होगा तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा कठिन आता है तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ जाएगा, मतलब बहुत कठिन नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का आ जाएगा, ताकि जो है 90 मिनट में आपका सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए इन्हीं सब क्वेश्चनों को आप तैयार करिए। और बाकी देखिए यहाँ पे क्या है कि कोयले के प्रत्यक्ष विश्लेषण में ज्ञात किया जाता है। तो कोयले के जो प्रत्यक्ष विश्लेषण में हम क्या ज्ञात करते हैं, नाइट्रोजन, नमी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कोयले के प्रत्यक्ष विश्लेषण में हम नमी को ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोयला है, जब हम इसका प्रत्यक्ष विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पे नमी को ज्ञात करने के लिए हम ऐसा करते हैं। बाकी नाइट्रोजन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हाइड्रोजन भी नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के लिए भी नहीं करते हैं। तो यहाँ किसके लिए करते हैं, नमी के लिए करते हैं। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे कि पिसे हुए कोयले को बंधक पदार्थ के साथ साँचे में दबाकर बनाया जाता है। तो जो हमारा पिसा हुआ कोयला होता है उसको बंधक पदार्थ के साथ साँचे में दबाकर बनाया जाता है। तो इसमें देखिए कोयले का रूप दिया गया, कोक कोयला, ग्रेफाइट कोयला, ब्रिकेट कोयला, कैनल कोयला। तो इसमें कौन से कोयले को हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रिकेट कोयला होता है उसको हम ऐसा करते हैं कि बंधक पदार्थ के साथ साँचे में दबाकर बनाते हैं, ब्रिकेट कोयले को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कोक कोयला है सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ग्रेफाइट भी गलत हो जाएगा, और कैनल कोयला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ब्रिकेट कोयला आपका सही होगा। और तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है कि 1 मिनट दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दहन क्रिया में ऊष्मीय मान कम करता है। तो दहन जब क्रिया होती है, किसी ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उस क्रिया में ऊष्मीय मान कम करता है। तो देखिए कार्बन जो है ये भी नहीं कम करता है, हाइड्रोजन भी नहीं करेगा, मीथेन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे कोई नहीं कम करता है, क्योंकि ऊष्मीय मान जो होता है कार्बन के द्वारा भी बढ़ता है, हाइड्रोजन के द्वारा भी बढ़ता है, मीथेन के द्वारा भी बढ़ता है। अच्छा ऊष्मीय मान बढ़ता कैसे, देखिए जो पदार्थ जितना ज़्यादा जलेगा वो ऊष्मीय मान को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसमें सारे जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, सभी क्या हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं। इसीलिए क्या होता है ऊष्मीय मान कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी कोई नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि ऊष्मीय मान के प्रकार होते हैं।
तो जो हमारा उसमें मान होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो आपको नाम भी बताते चलें कि एक होता है उच्च ऊष्मीय मान, एक क्या होता है उच्च ऊष्मीय मान, और एक होता है निम्न ऊष्मीय मान। तो आप इसको भी याद करते चलिएगा, नाम को भी कभी कभी पूछ लेता है कि नाम भी बताइए आप। तो उच्च ऊष्मीय मान 2 प्रकार के होते हैं हमारे, 2 प्रकार के, यहाँ पे टिक लगा दीजिए। बाकी 3 प्रकार का तो होता नहीं, शून्य भी नहीं होता है, 1 भी नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल 2 प्रकार के होते हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, हो सकता है आप भूल गए होंगे, तो इसमें भी आपको पढ़ना है इसी चैप्टर को। तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा है, तो क्वेश्चनों को आप आसानी समझेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पेट्रोल का औसमी मान होता है। तो जो हमारा यहाँ पेट्रोल होता है इसका औसमी मान क्या होता है, तो देखिए औसमी मान क्या होता है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है और उसके बाद क्या कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। तो प्रयोगों द्वारा पेट्रोल का औसमी मान कितना आया है, 42 से 44 mJ पर kg आया है। तो पेट्रोल का जो उसमें मान होता है 42 से 44 mJ पर kg। तो उसमें कोई थ्योरिकल चीज़ तो है नहीं, कोई लॉजिक चीज़, तो इसको आप याद ही करना पड़ेगा कि 42 से 44 mJ पर kg पेट्रोल का उसमें मान होता है। तो आप इसको याद करिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है कि इंजन में अभिघात के दौरान उत्पन्न होती है। तो इंजन में जो अभिघात होता है मतलब स्फोट एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब इंजन में होता है तो उसमें तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे अभिघात का मतलब क्या होता है, जो ईंधन होता है वो अचानक से क्या करता है, एक विस्फोट की तरह मतलब विस्फोट करता है। तो इसमें क्या होता है, तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। जब अभिघात होता है इंजन में, अभिघात के दौरान क्या होता है, इंजन में जब अभिघात होता है तो उसके दौरान हमारा तीव्र ध्वनि निकलता है। मधुर ध्वनि नहीं निकलेगा, कम ध्वनि भी नहीं निकलेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे सभी नहीं होंगे, केवल यहाँ पे अभिघात जब होता है इंजन में तो तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इकाई भार ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा मिलती है जबकि जल वाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा सम्मिलित ना की गई हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ये वाला है कि इकाई भार के पूर्ण दहन से, मतलब जब हम कोई ईंधन लेते हैं, मान लीजिए 1 ग्राम हमने ईंधन लिया और उसको पूरा क्या किया, जलाया, दहन किया उसका, तो और जलवाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा, तो इसमें जलवाष्प के साथ जो है ऊष्मा मिलेगी, हम उसको सम्मिलित ना करें, यानी कि जलवाष्प का संघनन जो हो रहा है उस ऊष्मा को सम्मिलित ना करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन का निम्न ऊष्मीयमान कहेंगे। तो यदि आप ऊष्मीयमान, निम्न ऊष्मीयमान और उच्च ऊष्मीयमान की परिभाषा पढ़े होंगे तो अब उसमें परिभाषा में लिखा था कि परिभाषा में क्या होता है कि यदि आप 1 ग्राम ईंधन को दहन करते हैं और क्या करते हैं उसके साथ संघनन से प्राप्त ऊष्मा को सम्मिलित ना करें तो हमारा निम्न ऊष्मीयमान होता है। तो यहाँ से परिभाषा से भी आपको क्लियर होता है कि यदि हम 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा मिलती है और उस ऊष्मा के साथ जो है संघनन वाली ऊष्मा को सम्मिलित ना करें तो यहाँ पे ईंधन का ऊष्मीयमान निम्न ऊष्मीयमान होता है। तो यहाँ मतलब ईंधन क्या हो जाएगा, निम्न ऊष्मीयमान का ईंधन हो जाएगा। उच्च ऊष्मीयमान का नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या करते हैं, उच्च ऊष्मीयमान में हम संघनन से प्राप्त ऊष्मा को जोड़ देते हैं तो वहाँ उच्च ऊष्मीयमान हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ईंधन का प्रज्वलांक भी नहीं होगा, ईंधन का स्फुरांक भी नहीं होगा क्योंकि प्रज्वलांक और स्फुरांक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है यहाँ पे कि किसी ईंधन के इकाई आयतन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी ईंधन के इकाई आयतन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है जबकि संघनन से प्राप्त ऊष्मा सम्मिलित की गई हो। तो देखिए क्वेश्चन आ गया जिस टाइप का भी हम बता रहे थे कि 1 ग्राम ईंधन के यदि आप पूर्ण दहन करते हैं और उसमें संघनन से प्राप्त ऊष्मा को भी सम्मिलित करते हैं तो हमारा उच्च ऊष्मीयमान कहलाता है, यानी कि ईंधन का उच्च ऊष्मीयमान कहलाता है। तो यहाँ पे HCD यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रज्वलांक चीज़ अलग होता है, वो चीज़ नहीं सही होगा। और निम्न ऊष्मीयमान कब होगा, जब संघनन से प्राप्त ऊष्मा को नहीं सम्मिलित करेंगे, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 13 इसके पहले का देखा हमने। और तो ये वाला गलत हो जाएगा, स्फुरांक भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या है 15 वाला कि डीजल तेल से अभिघात कम करने के लिए मिलाया जाता है। हमारा डीजल तेल होता है उसमें अभिघात को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो डीजल तेल में अभिघात कम करने के लिए हम एसीटोन पेरोक्साइड, एथाइल नाइट्रेट, आइसोएमाइल नाइट्रेट, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारी चीज़ें हम डीजल तेल में अभिघात को कम करने के लिए मिलाते हैं। जो हमारा स्फोट होता है तो उस स्फोट को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, एसीटोन पेरोक्साइड, एथाइल नाइट्राइट, आइसोएमाइल नाइट्राइट, उपरोक्त सभी, यानी कि सारी चीज़ें मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन के देखिए, इस क्वेश्चन के सारे आंसरों को आपको याद करना है क्योंकि अलग से ऐसे ही पूछ सकता है कि डीजल के तेल में अभिघात कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है,
मान लीजिए एक ऑप्शन दे देगा एसीटोन पेरोक्साइड और तीन ऑप्शन अलग अलग दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, एसीटोन पेरोक्साइड, एथाइल नाइट्राइट, आइसोएमाइल नाइट्राइट, मतलब ये तीनों चीज़ें अगर मिलाएंगे तो अभिघात जो होगा डीजल का कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि द्रव ईंधन 1 मिनट दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे जो द्रव ईंधन होता है, द्रव ईंधन के अंतर्गत उसके अणुओं में पारस्परिक घर्षण को कहते हैं। तो देखिए द्रव ईंधन के अंतर्गत जब अणुओं में पारस्परिक घर्षण होता है तो उसे हम श्यानता कहते हैं। यहाँ पे द्रव प्रवाह के अंतर्गत द्रव प्रवाह के अंतर्गत उसके अणुओं में पारस्परिक घर्षण को हम श्यानता कहते हैं। तो जब मतलब कोई द्रव प्रवाह होता है, द्रव प्रवाहित होता है, मान लीजिए कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो जब उसके अणुओं में एक घर्षण उत्पन्न होता है तो उस घर्षण को हम श्यानता कहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और सीटेन नंबर नहीं कहेंगे, ऑक्टेन नंबर भी नहीं कहेंगे, वाष्पशीलता भी नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्यानता हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर वायु में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 77% होता है, यानी कि 77% होता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद करिएगा। और बाकी देखिए सारे क्वेश्चन जितने बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम और बेहतर से आपको समझाएंगे। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पे कि आयतनिक विश्लेषण के आधार पर वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो देखिए आयतनिक विश्लेषण के आधार पर अभी हमने साथ ही बताया था, तो एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या बताया था। देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर नाइट्रोजन की बताइए, सांख्यिकीय मतलब भार के आधार पर। तो यहाँ पे जब हम भार के आधार पर करेंगे तो 77% हो जाएगा, मतलब सांख्यिकीय के आधार पर। और जब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आयतनिक विश्लेषण करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन का, आयतनिक विश्लेषण के आधार पर जो उसकी मात्रा हो जाएगी 21% हो जाएगी। तो आप इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि आरसेट उपकरण से ज्ञात किया जाता है। जो हमारा आरसेट उपकरण होता है उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, फ्लू गैस की मात्रा। उसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, फ्लू गैस की मात्रा। जो हमारा आरसेट उपकरण होता है तो उसके द्वारा हम फ्लू गैस की मात्रा ज्ञात करते हैं। डीजल की मात्रा के लिए आपको पता है ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल की मात्रा के लिए सीटेन संख्या, ये सब सारी चीज़ों का यूज करके हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आरसेट उपकरण के लिए हम फ्लू गैस की मात्रा का यूज करते हैं। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि एवोगाद्रो नियम का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एवोगाद्रो जो हमारा नियम होता है उसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए, क्या परिवर्तित करने के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे यौगिक के मिश्रण को परिवर्तित करने के लिए हम एवोगाद्रो नियम का यूज करते हैं। और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए तो नहीं करेंगे, तत्व के यौगिक में भी नहीं करेंगे, आयतन के घनत्व में भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे किस में करेंगे, यौगिक के मिश्रण को परिवर्तित करने के लिए। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए क्या है यहाँ पे 21 की रासायनिक ईंधन है। तो यहाँ पे जो सारे ईंधन दिए गए हैं, कोयला, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रासायनिक ईंधन है। तो रासायनिक ईंधन आपके इसमें जो आपका कोयला है वो आपका रासायनिक ईंधन है। तो यहाँ पे यूरेनियम नहीं होगा, यूरेनियम एक अलग चीज़ है, प्लूटोनियम में भी अलग चीज़ है, थोरियम भी एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक नाभिकीय ईंधन है, आपको पता है। तो यहाँ पे कोयला जो हो जाएगा यूरेनियम ईंधन हो जाएगा। बाकी सारे नाभिकीय ईंधन है, आपको पता ही है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब चीज़ें आपने सुना ही होगा। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है कि नाभिक का न्यूक्लियर ईंधन है। जो नाभिक का न्यूक्लियर ईंधन है वो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए डीजल तथा मीथेन, लकड़ी, कोयला, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम। तो नाभिक का जो न्यूक्लियर ईंधन होता है हमारा यूरेनियम तथा प्लूटोनियम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी लकड़ी तो आपको पता है, कोयला भी आपको पता है रासायनिक ईंधन है, डीजल तथा मीथेन भी आपको पता है रासायनिक ईंधन है। तो बाकी यहाँ से सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि दिखाते हैं आपको, एक मिनट रुकें। तो देखिए यहाँ पे 23 क्या है कि एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट क्या है आपका, तो द्रव ईंधन है, गैसीय ईंधन है, ठोस ईंधन है, रासायनिक ईंधन। तो एंथ्रासाइट एक कोयला होता है। तो इसमें पूछा गया है कि एंथ्रासाइट क्या चीज़ है, द्रव ईंधन है या फिर गैसीय ईंधन है या फिर ठोस ईंधन है या फिर रासायनिक ईंधन है। तो यहाँ पे देखिए जो एंथ्रासाइट होता है वो एक ठोस ईंधन है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रासाइट एक कोयला होता है जो कि ठोस रूप में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ठोस ईंधन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है कि भूरे रंग का स्पंजी पदार्थ है
तो नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है भूरा कोयला, जीरडक या पीट या फिर बिटुमिनस कोयला या फिर एंथ्रासाइट कोयला। तो यहाँ पे भूरे रंग का जो स्पंजी पदार्थ होता है वो वह एक जीरडक या पीट कोयला पीट होता है, पीट पदार्थ होता है। तो यहाँ पे मतलब सारे कोयले के वैरायटी दी गई हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि भूरे रंग का जो स्पंजी पदार्थ होता है, यहाँ पे पदार्थ के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जो जीरडक या पीट होता है, ये फिर भूरे रंग का स्पंजी पदार्थ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बाकी भूरा कोयला अलग चीज़ होता है, बिटुमिन कोयला अलग चीज़ होता है, एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है, अलग चीज़ होता है। और 25 देखिए क्या है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको 25 वाला। तो अच्छा क्वेश्चन वो भी है 25 वाला भी। तो देखिए क्या है कि गोबर गैस का औसत मान होता है। तो हमारा जो गोबर गैस होता है उसका औसत मान क्या होता है, एक में 65 mg/kg, दूसरे में 32 mg/kg, 49 mg/kg और ऑप्शन डी में 19 mg/kg। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 19 mg/kg। तो जो हमारा गोबर गैस का औसत मान होता है 19 mg/kg होता है। मतलब यदि हम क्या कहते हैं एक ग्राम क्या करते हैं जलाएंगे ईंधन को, तो हमारा जो गोबर गैस में यदि 1 ग्राम ईंधन को जलाएंगे तो 19 mg/kg क्या होगा, ऊष्मा देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, बाकी आप समझ ही रहे होंगे बातें। तो 26 देखिए क्या है कि एक अच्छे ईंधन का औसत मान होना चाहिए। तो देखिए जो ईंधन अच्छा होता है उसका औसत मान अधिक होना चाहिए, क्योंकि देखिए अच्छा औसत मान से मतलब होता है कि ईंधन जो है हमारा उसको हम जलाएंगे तो कितनी ऊष्मा निकलेगी। तो जो ईंधन अच्छा होगा उसका औसत मान अधिक होगा। तो यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और 27 देखिए क्या है कि ज्वलनशील पदार्थ है। तो ऑप्शन दिए गए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, गंधक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ज्वलनशील पदार्थ है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक ये सारे ज्वलनशील पदार्थ नहीं हैं। तो केवल यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ है। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि अज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो अज्वलनशील पदार्थ क्या है, इसमें देखिए मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो हमने इसके पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो इसमें भी देखिए ज्वलनशील में तो नाइट्रोजन एक क्या था, नाइट्रोजन इसमें क्या था, ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। तो यहाँ पर भी अज्वलनशील पदार्थ इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। बाकी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ये सब सारे क्या हैं क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं। बाकी यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ अज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा। बाकी इसमें जितने क्वेश्चन बताएं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए सारी चीज़ें। यदि आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब जैसे मान लीजिए BEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैथ हुआ या फिर फिजिक्स हुआ, तो सारे सब्जेक्ट के हमने वीडियो प्लेलिस्ट में बना रखे हैं। तो आप जाकर के देख लीजिए। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।